हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में, जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, रामकिंकर बिज और नंदलाल बोस आते हैं। तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से आज हम सिर्फ अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब बटन के सामने में जो है बेल आइकन रहता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको वीडियो का सारा नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो कि भारत के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। इनका नाम जो है सबसे ऊपर आता है भारतीय कला को समृद्ध बनाने के लिए। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ हम चर्चाएं करेंगे। देखेंगे इनका जन्म कब हुआ, इनकी जो कलाकृति का जो ये था वो कैसे था, इनका इनका कला का जर्नी कैसा रहा। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ये जो थे भारतीय कला में स्वदेशी मूल के पहले ऐसे प्रमुख कलाकार थे, जो कि इनको प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता के रूप में और कलाकार के रूप में देखा जाता है। इनका जन्म जो है टैगोर परिवार में हुआ था, और टैगोर परिवार जो था उसे बंगाल का सबसे प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था, और अभी भी मैंने माना जाता है। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1871 को हुआ, यानी 1871। और इनका जन्म हुआ था जोरासाको, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत में। इनके माता पिता थे गुणेंद्रनाथ टैगोर और सौदामिनी देवी के घर पे, यानी सौदामिनी देवी और गुणेंद्रनाथ टैगोर जो थे इनके माता पिता थे। इनका जन्म जो है जोरासाको, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत में हुआ था। कलकत्ता में एक जगह है जोरासाको, ये है जोरासाको, ये इसका अभी का इमेज है। तो ब्रिटिश भारत इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था। उस वक्त भारत में जो है ब्रिटिश शासक था, इसीलिए भारत को ब्रिटिश भारत कहा जा रहा है। और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1951 को। इनके जो दादा थे गिरिंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम भी हम लोग देखते हैं कि कलाकार में गिरिंद्रनाथ टैगोर का नाम भी आता है, जो प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के छोटे दूसरे बेटे थे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनके चाचा थे, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच रिलेशनशिप क्या था, मैंने उन लोगों के बीच संबंध क्या था। तो उन लोगों के बीच चाचा और भतीजे का संबंध था, नेफ्यू थे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कभी कभी कि वो लोग भाई थे, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ के बेटे थे, या फिर लोग कलीग थे, या फिर वो लोग पड़ोसी थे, इस टाइप का। तो यहाँ पे नेफ्यू थे, भतीजे थे, या फिर चाचा थे, इस टाइप का दे देता है। तो यहाँ पे चाचा भतीजे का रिलेशन होगा इन लोग का। तो उनके जो दादा थे, यानी अवनींद्रनाथ के दादा यानी गिरिंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो बड़े भाई और बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर दोनों ही कलाकार थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो दादा गिरिंद्रनाथ टैगोर और इनके जो अपने भाई थे गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों ही कलाकार थे। इनकी एक बहन थी सुयानी देवी, जो चित्रकार रही, और इन्होंने प्रभावशाली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास माना जाता है। तो टैगोर ने 1880 के दशक में कलकत्ता में जो है संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कला सीखी थी। इन्होंने इनके जो कला का दौर रहा वो कैसे शुरू हुआ कि ये जो संस्कृत कॉलेज में उस वक्त पढ़ रहे थे, और उस वक्त पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने जो है कला का शिक्षण शुरू किया अपने। और उसी समय जो है लगभग 1888 में देखा जाए तो इनकी शादी जो है सुहासिनी देवी से हो गई, जो कि कुमार टैगोर के वंशज भुजगेंद्र भूषण चटर्जी की बेटी थी सुहासिनी देवी। और 1890 के दशक में जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया, और वहीं पे इनकी मुलाकात हुई ओ गिलार्डी से, जो कि यूरोपियन कलाकार थे। इन्होंने ओ गिलार्डी से पेस्टल रंग का उपयोग करना सीखा था, और उसी संस्थान में जो है एक यूरोपीय चित्रकार भी पढ़ रहे थे, जिनका नाम था सी पामर, जिससे इन्होंने ऑयल पेंटिंग करना सीखा था। यानी ओ गिलार्डी से इन्होंने सीखा पेस्टल कलर का यूज करना, और सी पामर जो थे उनसे इन्होंने सीखा था ऑयल पेंटिंग की
तकनीक को जानना। यहाँ पे इनका पेंटिंग करियर के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, पेंटिंग करियर कैसा था। अभी तक तो हम लोग ओवरऑल देखा कि इनका शुरू से इनका जन्म मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, इन्होंने अभी तक क्या क्या किया, लेकिन इनका पेंटिंग करियर के बारे में अगर बात करें तो देखते हैं कि वो 1890 में इन्होंने जो है 1890 तक इन्होंने बहुत सारी चित्र बनाई, जबकि 1880 से ही जो है संस्कृत में पढ़ाई के दौरान जो है चित्र बना रहे थे। तो 1890 के दशक में इन्होंने चित्र, इनके जो कई चित्र थे वो साधना पत्रिका, चित्रांगदा और रविन्द्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में प्रकाशित हुए। इन्होंने पुस्तक का भी रचना किया, यानी ये जो है कला चित्रकार और के साथ साथ ये जो है एक लोग बोल सकते हैं कि इलास्ट्रेटर का भी काम किया इन्होंने। ये जो थे इलास्ट्रेटर भी थे, इलास्ट्रेशन इन्होंने किया था। रविन्द्रनाथ की कविताओं का, उनकी कृतियों का इलास्ट्रेशन भी इनके काम में जो है ऐड होता है। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग 18 अब आ जाते हैं हम लोग 1897 के आसपास। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रिंसिपल जो थे उससे पारंपरिक यूरोपीय शिक्षण लिया था और तकनीकों को बहुत अच्छी तरह से सीखा था। लेकिन सीखने के बाद भी इनका जो था यूरोपीय कला तो ये सीखे थे, लेकिन इनका जो यानी वाटर कलर में इनकी रुचि ज्यादा थी। इसी अवधि के दौरान इन्होंने मुगल कला में अपनी रुचि विकसित की और मुगल प्रभावित शैलियों में जो है इन्होंने काम किया, जिसमें इनका कृष्णलीला सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे मुगल कला का जो है पूरी प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल कला की पेंटिंग्स का पूरा टेक्निक इन्होंने कृष्णलीला सीरीज में दिखाया है। ईवी हेवल से मिलने के बाद इन्होंने, उसके बाद जो है ईवी हेवल से इनकी मुलाकात हुई। ईवी हेवल उस समय जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे थे। तो उस समय टैगोर ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में कला के शिक्षण को पुनर्जीवित किया, दोबारा से उनको वापस से कला शिक्षण को शुरू किया और भाई गगनेंद्र नाथ का समर्थन जो है इनको मिला था। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की सन 1907 में। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने मतलब ये अब चाहते थे कि भारतीय कला का जो है विकास अब हो, क्योंकि यूरोपीय कला तो बहुत समय से चली आ रही है। जब से ब्रिटिश भारत में आए तभी तो उन्होंने यूरोपीय कला को लेकर आया। ऑयल पेंटिंग हुआ, एक्रेलिक हुआ और वाटर कलर में बहुत सारे काम हुआ। ज्यादातर ऑयल पेंटिंग या फिर विदेशी तकनीकों का जो चित्रों में उपयोग किया जाता था। लेकिन एक अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे और ईवी हेवल भी जो थे वो भी भारतीय कला को प्रोत्साहित किए थे, उन्होंने भी भारतीय कला को प्रोत्साहित किया था। अब ये लोग जो है भारत में कला को लाने के लिए बहुत प्रोत्साहित थे कि भारतीयों को भारतीय कला का थोड़ा सा स्वाद दिया जाए कि कैसा भारतीय कला में भी रुचि है। तो भारतीय कला को, भारतीय मूल को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी, जो कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ जिससे। ठीक है, अवनींद्रनाथ के ने कला के पश्चिमी मॉडल को, मैंने आपको कहा अवनींद्रनाथ ने कला के पश्चिमी मॉडल के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुगल और राजपूत चित्र शैलियों को आधुनिकरण की मांग की। इनका मानना था कि पश्चिमी कला का चरित्र जो होता है वो भौतिकवाद है, अतः आध्यात्मिक मूल्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी परंपराओं पर वापस लौटना होगा। इसलिए इन्होंने जो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जहाँ पे इन्होंने भारतीय कला को आगे बढ़ाया और जहाँ से जो है मुगल प्रभावित शैलियाँ और राजपूत प्रभावित शैलियाँ, अजंता प्रभावित शैलियाँ, ये सब शैलियों का जो है वापस से पुनः विकास हुआ। मुगल चित्रकला शैली के साथ साथ इन्होंने जो है विल्सन के सौंदर्यवाद से भी ये जो प्रभावित थे। चीन और जापानी सुलेख परंपराओं को अपनी शैलियों में इन्होंने एकीकृत किया। ये जो थे विदेशी यानी वेस्टर्न का तो सीखे ही थे, साथ साथ इन्होंने ईस्टर्न कला का भी जो है शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि उस समय शांति निकेतन में, उस समय रविंद्रनाथ जो शांति निकेतन की स्थापना किए थे, शांति निकेतन में जो है बहुत सारे कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, जहाँ पे पश्चिमी कलाकार तो थे ही, साथ ही वहाँ पे चीनी और जापानी कलाकार भी आते थे, जिस वजह से इन्होंने चीनी और जापानी सुलेख कलाओं का शिक्षण लिया और वहाँ की कला तकनीक जैसे वुड ब्लॉक प्रिंट और उकियोई प्रिंट, ये सब जो प्रिंट था, ये सब प्रिंट के उन्होंने मैंने शिक्षण किया था। ये आप देख सकते हैं उनका एक जो पेंटिंग है यहाँ पे अरेबियन नाइट। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है,
प्लस यहाँ पे कैलीग्राफी देखने को मिलता है, जो मैं जापानी और चीनी सुलेख कला और परंपराओं को, मैंने वहाँ पे जापानी और चीनी शैली में जो कैलीग्राफी स्टाइल जो था, वहाँ पे कैलीग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म था कि चित्र में कैलीग्राफी देखने को मिलता था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र में कैलीग्राफी उन्होंने दिया है, ये बांग्ला हरफ में लिखा हुआ है, लेकिन कैलीग्राफी माने एक तरह से आर्ट राइटिंग है, ठीक है। यहाँ पे उनकी कुछ चीनी और जापानी चित्रकला से प्रभावित कुछ चित्र हैं, जिसमें बोधिसत्व तस्क है, 1914 में बनाया था, और ये है उनका डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जापानी और चीनी कला का प्रभाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जापानी कला का जिस तरह से उनका फेस कटिंग और जिस तरह से उनका ट्रेपरी का फॉर्म या कलर देने का तरीका, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो अरेबियन नाइट पेंटिंग थी वो 1930 में बनाई गई थी, और सबसे बेहतरीन उपलब्धि मानी जाती है इनकी अरेबियन नाइट पेंटिंग को। इनका जो अरेबियन नाइट पेंटिंग है ये सबसे फेमस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्योंकि वह जो है और भी एशियाई संस्कृतियों में, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने लेटर राइटिंग सीखा था, जैसे जापानी कला इतिहासकार ओकाकुरू काकुजी और जापानी चित्रकार जो थे याकोयामा ताइकर के संपर्क में आए, जबकि शांति निकेतन में इन लोगों का आना जाना था, भारत में इन लोगों का आना जाना था, और ये भी जो है चीन और जापान गए थे, तो उनसे मुलाकात की, उन कलाकारों से मुलाकात की, और वहां से जो है शिक्षा ग्रहण करके भारत में आए। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए भी मैंने प्रसिद्ध लेख के रूप में जाने जाते थे। मैंने आपको कहा कि ये लेखक थे और इलास्ट्रेटर थे, पेंटर थे। तो उनकी कुछ कुछ कहानियां पे देखने को मिलती है, जैसे कि आ जाता है राजकाहिनी, बूढ़ो आंगला, नलक, हिरेर पुतुल। तो ये सब जो थी ये बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा के साहित्य थे, और ये सब बच्चों के लिए प्रसिद्ध एक लेख के रूप में प्रकाशित था, बच्चों की कहानियां थी। नेक्स्ट है कि 1942 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती के चांसलर, अवनींद्रनाथ टैगोर को विश्व भारती का चांसलर बनाया गया। और विश्व भारती कहाँ है, ये मैंने कहा कि विश्व भारती जो है शांति निकेतन बोलपुर में, जिसका नाम विश्व भारती अभी है, जो कि कला के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है। भारतीय फिल्म निर्देशक जो है पूर्णेंदु पैट्रिया ने 1976 में कलाकार इन पर जो है अवनींद्रनाथ पर एक वृत्ति चित्र फिल्माया था, ठीक है। और उनके करीबी छात्र कौन कौन थे, मैंने इनके जो है कुछ छात्र रहे, जब इन्हें जो है कलकत्ता स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट में जब ये थे, तो वहाँ पे इनके कुछ छात्र बने। विश्व भारती में जब चांसलर बने तो वहाँ पे भी कुछ छात्र इन्होंने मैंने इनके संबंध में आए, जैसे कि नंदलाल बोस हुआ, समरेंद्र नाथ गुप्ते हुए, चितेंद्र नाथ मजूमदार, सुरेंद्र नाथ गांगुली, असित कुमार हलदार, शारदा उकील, कालीपत घोषाल, मनीषी डे, मुकुल डे, के वेंकटप्पा और रनाडा उकील, ये सब शामिल थे, ये सब उनके छात्र थे। तो ये सब पूछ सकता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है कि अवनींद्रनाथ के छात्र कौन कौन थे, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा नंदलाल बोस, और भी अलग अलग ऑप्शन, राजा रवि वर्मा इत्यादि कोई ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें से एक ऑप्शन आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये याद रखना होगा कि छात्र कौन कौन थे, स्टूडेंट कौन कौन थे इनके, नंदलाल बोस थे, समरेंद्र नाथ गुप्ता थे, चितेंद्र नाथ मजूमदार, सुरेंद्र नाथ गांगुली, असित कुमार हलदार, शारदा उकील, कालीपत घोषाल, मनीषी डे, मुकुल डे, के वेंकटप्पा और रनाडा उकील इनके छात्र थे। 1951 में कलाकार की मृत्यु होने के बाद, माने इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनके पेंटिंग्स का क्या हुआ, ये तो मर गए, अब इनके पेंटिंग्स का क्या होगा। तो इनके एक बेटे थे आलोकनेंद्र नाथ, उन्होंने इनकी पेंटिंग्स को जो है पारिवारिक संग्रह नव स्थापित रविंद्र भारती सोसाइटी ट्रस्ट को सौंप दिया था, और वहीं पे इनकी पेंटिंग जो है सुरक्षित है। और साथ ही इनकी जो पेंटिंग है वो जोरासांको ठाकुरबाड़ी जो है कलकत्ता में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहां पे भी इनकी पेंटिंग्स, इनकी रविंद्रनाथ भुवनेंद्रनाथ जो ठाकुर परिवार के जो पेंटिंग्स है वहां पे सुरक्षित रखे गए हैं, और वो एक तरह से एग्जीबिशन हॉल है, और वहां पे जो है एक तरह से म्यूजियम भी वो बन गया है, वहां पे फेमस फेमस आर्टिस्ट के जो है पेंटिंग्स वहां पे रखे जाते हैं, तो इनके भी। तो इनकी जो एक पेंटिंग थी कृष्णलीला सीरीज, जो मैंने आपको दिखाया 1901 से 1903 के लगभग समय है इस सीरीज का,
ये जो था बहुत फेमस था ये, और अरेबियन नाइट्स, ये सब पेंटिंग जो है अवनींद्र नाथ का बहुत फेमस है, और ये सब कभी भी क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है। तब आ जाते हैं इनके चित्रों के बारे में। अभी तक तो हमने देखा कि इनकी कला कला का जो अभी तक एरिया था वो कैसा रहा, इन्होंने कला में क्या क्या अचीव किया या क्या क्या भारतीय कला के लिए किया। तो अब आ जाते हैं इनके चित्र कौन कौन थे, फेमस पेंटिंग्स क्या क्या थी, उन पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कृष्ण लीला सीरीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कृष्ण लीला सीरीज का मैंने यहाँ पेंटिंग लिया है। एक है कृष्णा एज अ काउबॉय, जो कि 1895 से 1897 तक बना है, सभी का डेट एक ही जैसा है। दूसरा है टोल द टोल ऑफ लव, तीसरा एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है पेंटिंग्स में। तो यहाँ पे मुगल में कैसा पेंटिंग होता था कि यहाँ पे छोट चित्र रहता था, फिर लिखा हुआ रहेगा, और मिनिएचर टाइप का पेंटिंग होता था। तो पेंटिंग्स जो है मिनिएचर है, और साथ ही कैलीग्राफी है। मुगल और जापानी पेंटिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, गणेश जननी वाटर कलर बनाया गया है। ये है पासिंग ऑफ शाहजहां, 1902 में बनाई गई है वाटर कलर में। ये है भारत माता, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है, 1905 में बनी। ऐसा माना जाता है कि भारत माता पेंटिंग से ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय चित्रकला का जो शुरुआत है ये भारत माता पेंटिंग से ही माना जाता है, क्योंकि इसी में जो है भारत माता पेंटिंग में भारतीय कला को जो है दिखाया गया। ठीक है। अच्छा, और ये आ जाता है क्वीन ऑफ अशोका, 1910 में वाटर कलर में बनाया गया। ये उनका है, उनकी माँ का पेंटिंग से, माई मदर, 1912-1913 में लगभग। और ये है स्टोरी ऑफ समूल शमसुल नहर का, 1930 बनाया गया। इसमें जो है मुगल शैली का, मुगल और राजस्थानी शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिलेगा, मुगल शैली और राजस्थानी शैली का प्रभाव। यहाँ पे भी मुगल और राजस्थानी शैली के कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ पे हाशिए देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये रहे कुछ पेंटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बनाया, और रविंद्रनाथ का पोर्ट्रेट बनाया था। फिर है यहाँ पे जापानी पेंटिंग का भी देखिए प्रभाव देखने को मिला है, कामा द गॉड ऑफ लव। और यहाँ पे भी देखिए बुद्धा से रिलेटेड है ये, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा। तो इसमें भी जो है जापानी और चीनी और जापानी पेंटिंग्स का प्रभाव है। ये जो है ड्राइंग है इनका, पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्र। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम। नेक्स्ट हम जो है दूसरा लेकर आएंगे आपके लिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर यहाँ पे कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज बाकी तो मुझे लगा कि ठीक ही था। और अगर कुछ एक टॉपिक अगर छूट गया हो तो उसमें भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसा टॉपिक था जो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, जो मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। एग्जाम सामने आ रहे हैं, तैयारी आप लोगों को जम के करनी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित